हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होगी जो कि आपकी परीक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। आज का जो वीडियो है, अगर आप इसे स्किप कर देते हैं तो आपका परीक्षा हो सकता है कि गड़बड़ हो जाए। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा और इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। हम आपको 10 टॉपिक बताएंगे जिसे आप तैयार कर लेंगे तो आपके पूरे के पूरे नंबर आ सकते हैं। ठीक है, और वो विषय आप देख पा रहे हैं जो कि हिंदी के बारे में आज बात होगी। ठीक है, पहले आप वीडियो देख लीजिएगा, इसके बाद परीक्षा दे लीजिएगा और इसके बाद आइएगा शाम को तो कमेंट करिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से टॉपिक से अधिकतम क्वेश्चन आते हैं और उसे समझते हैं। ठीक है, क्या क्या तैयार करना है क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। चलिए देख लेते हैं हम इसको। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, हिंदी साहित्य से संबंधित आपका जो भी बुक होगा या क्वेश्चन बैंक किसी का होगा उससे संबंधित जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न हैं उसको अच्छे से देख लेना है आपको। ठीक है, अच्छे से आपको क्या करना है, देख लेना है हिंदी साहित्य। फिर उसमें देख लेना है कि कौन सी रचना है, उसका लेखक कौन है, कवि कौन है, ये सब नाम अच्छे से आपको तैयार करना है। ये बहुविकल्पी में के रूप में 10 नंबर का आएगा, क्लास 12th के लिए। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, दूसरा हमें देखना है गद्य और पद्य। ठीक है, जो गद्यांश होते हैं जिससे प्रश्न बनते हैं, तो गद्यांश में आपको क्या करना है कि कहानी टाइप से कोई भी शुरू के 2 गद्य ले लीजिए, फिर बीच के 2 गद्य ले लीजिए और फिर लास्ट के 2 गद्य, यानी कि अगर मान लीजिए 10 है तो 6 आपको तैयार करना ही पड़ेगा। आप उसे कहानी जैसे पढ़ लीजिए, लेकिन जो चैप्टर है उसके लेखक का नाम या कवि का नाम, अगर मान लीजिए पद्य है तो और क्या बोलते हैं कि उस चैप्टर का नाम क्या है ये याद आपको रखना ज़रूरी है। ठीक है, तो क्या करिएगा, गद्य का कहानी जैसे पढ़ते हैं वैसे पढ़ लीजिएगा और उसका नाम क्या है, उस लेखक का क्या नाम है जो कहानी लिखा है। उसी तरह आप क्या करेंगे, पद्य के बारे में भी पढ़ लेंगे, शुरू के 2, बीच के 2 और लास्ट के 2 ले लेंगे सीरियल नंबर से। ठीक है, तो इसके पद्य में भी देख लेंगे कि कैसे उसका अनुवाद किया गया है, क्या कौन सा लेखक है और कौन सा इसका चैप्टर का नाम है, ये सब आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, तो इसे आप जल्दी से रिवीजन कर लीजिएगा। इसके बाद आपको जीवन परिचय पूछा जाता है, तो लेखक का भी पूछा जाता है और कवि का भी पूछा जाता है। तो आप क्या करिएगा, आप देखिए शुरू के आप कोई भी क्वेश्चन बैंक ले लीजिएगा, जो क्वेश्चन बैंक में बहुत बार प्रश्न आए होते हैं उसमें लिखा होता है कि जैसे कि मान लीजिए आ गया 2022, फिर ऐसे 2023, फिर ऐसे मान लीजिए 20, 21, ऐसे करके बहुत सारा दिया रहे। तो आप सीरियल नंबर से उठा लीजिएगा कोई 3 लेखक का नाम और 3 कवि का नाम। ठीक है, और उसके सारे डिटेल याद रखिएगा, जैसे जीवन परिचय जिसको बोलते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद है स्वपठित खंड काव्य। तो इसे आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे कहानी के जैसा जो भी आपके ज़िले में चलता है उसके हिसाब से आप याद रखिएगा। याद का मतलब कि ऐसा नहीं कि रटना है, कहानी जैसे आपने पढ़ लिया उसे रिकॉल करिए कि हाँ ऐसी कहानी हुई है, ऐसे ऐसे सारी चीज़ें हुआ है, बस वैसे याद रखना है। ठीक है, पात्र वगैरह का नाम इसमें अगर आ जाता है, जैसे मान लीजिए सूर्यपुत्र दे दिया, तो इसमें पात्र वगैरह का नाम थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, उसी प्रकार से आप क्या करेंगे, संस्कृत में भी गद्य पद्य आते हैं, तो हिंदी जैसा ही 2 चैप्टर, शुरू के 2 चैप्टर, बीच के 2 चैप्टर, लास्ट के आपको देख लेना है। ठीक है, अच्छे से। फिर लोकत्तियाँ पूछी जाती है तो इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, लोकत्तियों को आप क्या करिएगा, आप जैसे पहले से तैयार कर ही चुके हैं, रिवीजन करना है तो उसको क्या करिएगा कि एक बार देख लीजिएगा, एग्ज़ाम में आने से पहले एक बार पहले आप घर पे तो रिवीजन करेंगे ही, लेकिन एक बार क्या करेंगे, जब जैसे कि एंट्री होती है तो उससे पहले यदि आपके कोई पेरेंट्स हों तो आप क्या करिए कि पहले से एंट्री से पहले आप उसे 10 मिनट के लिए एक बार देख लेंगे तो दिमाग में क्लिक कर जाएगा। इसके बाद है संधि विच्छेद। तो संधि विच्छेद आपको याद रखना है, इसमें स्वर संधि, व्यंजन संधि दोनों आ सकते हैं। ठीक है, तो संधि विच्छेद से क्वेश्चन बनते हैं, इसे आप स्किप मत करिएगा, इसे अवश्य आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और क्या क्वेश्चन आते हैं,
देखिए, शब्द युग्म आता है, लगेगा दोनों शब्द एक ही है लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, तो इन्हें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अच्छा रहेगा। फिर एक वाक्य का एक शब्द होता है, कोई वाक्य दिया गया है जैसे ईश्वर को न मानने वाला क्या कहलाता है, तो बता देंगे भाई नास्तिक कहलाता है। ईश्वर में विश्वास रखने वाले को क्या कहते हैं, आस्तिक कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को आप बस रिकॉल करना है, पहले से आप तैयार कर चुके होंगे, हमें उम्मीद है कि 2 दिन परीक्षा केवल है तो आप इसे तैयार कर लिए होंगे, लेकिन रिकॉल करने के लिए एक बार रिवीजन अवश्य करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही देख लीजिएगा 2 नंबर में रस पूछता है, 2 नंबर में अलंकार, ऐसे ही दोहा पूछ लेता है, छंद वगैरह, ये सब आपको देख लेना है। ठीक है, फिर पत्र के लिए तो पत्र आप अपने से ही लिखेंगे, लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वगैरह देख लीजिएगा कि कैसे लिखा जाता है। हो सकता है किसी ऑफिस के लिए लिखा जाए, चाहे स्कूल के लिए लिखा जाए, प्रधानाचार्य के लिए, तो वह सब। निबंध क्या होता है, निबंध में बहुत लोग क्या करते हैं कि जो मन होता है वैसे ही लिख देते हैं। नहीं, आपको कोई भी टॉपिक है, जैसे आपको लिखाया जाता है शुरू में कि कैसे परिचय देना है, फिर उसके बारे में कैसे कैसे हेडिंग देना है, तो आप हेडिंग याद रखिए और हेडिंग को अच्छे से दे करके उसमें थोड़ा बहुत कुछ कुछ लिखते जाइएगा। ठीक है, तो अगर आप ऐसे करते हैं, कुछ और टॉपिक हैं जैसे कि संस्कृत से आ जाएगा विभक्ति वगैरह पूछने को, तो ऐसे कर सकते हैं। तो लगभग में 10 और 12 का जो हिंदी पेपर होता है लगभग कॉमन होता है। कॉमन का मतलब ये नहीं कि सिलेबस सेम होता है, एकदम अलग अलग होता है, लेकिन इन टॉपिक से क्वेश्चन आपके बनेंगे, चाहे 10 के हों चाहे 12 के हों, तो ये दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप ऐसे इन टॉपिकों को तैयार कर लीजिएगा अच्छे से। तो उम्मीद है कि आप इसे तैयार कर लेंगे, आप परीक्षा देने जाइए, किसी प्रकार का डर भय अपने दिमाग में मत रखिएगा। अच्छा पेपर होगा, अच्छा पेपर हो जाए तो वीडियो पे आकर के एक बार कमेंट कर दीजिएगा, ताकि जो हम बताए हैं हमें भी थोड़ा उत्साह मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना है, थैंक यू।